आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेमा आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो डिफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ओके, उसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है और उस स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी और स्टेटमेंट को यदि प्रूव कर पाते हैं तो वो लेमा कहला सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी हमारा इसी कैटेगरी का है। इसको समझने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते भी आए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम सभी जानते हैं इस फॉर्मूले को, ओके। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बिल्कुल इसी फॉर्मूले का रीस्टेटमेंट है। हमने अल्फाबेट्स का यूज करके, कुछ वेरिएबल्स का यूज करके इसी फॉर्मूले को रीस्टेट किया और उसे क्या नाम दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मेरे कहने का मतलब है हमने नहीं, यूक्लिड ने, ओके। तो कोई भी दो नंबर्स हैं a एंड b फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पे ध्यान दीजिए वो नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर q एंड r। तो कोई भी दो नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं q एंड r, कुछ इस तरह कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r हम लिख सकते हैं। मीन्स a को b इंटू क्यू प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो ये थ्योरेटिकल बात। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर यहाँ पे लिखा क्या है, ओके। तो a इज डिविडेंड, b इज डिवाइजर, q इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर। देखिए डिविडेंड के जगह हमने a लिख दिया, डिवाइजर के जगह हमने b लिख दिया, कोसेंट के जगह q लिख दिया और रिमाइंडर की जगह r लिख दिया। अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को पहले देख लेते हैं। बिल्कुल यही चीज है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये वाला पार्ट को हम देखते हैं। रिमाइंडर जब भी होगा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। मैं फिर बता रहा हूं कि रिमाइंडर जब भी होगा डिवाइजर से छोटा, इक्वल भी नहीं हो सकता है, जब भी होगा डिवाइजर से छोटा। हम इसका देखेंगे कि कैसे ये मैं कह रहा हूं या उन्होंने कहा था। एक और स्टेटमेंट यहां पे मैंने लिखा है इफ b डिवाइड्स a। इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है b डिवाइड्स a या a इज टोटली डिविजिबल बाय b। चलिए मान लेते हैं यदि a b से टोटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो 0 आएगा। और यदि ऐसा नहीं होगा, a यदि b से टोटली डिविजिबल नहीं है तो या तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 के इक्वल तो तब होगा जब a b से डिविजिबल होगा। कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर b अपॉन a आपने लिखा है और बोल रहे हैं a इज डिवाइडेड बाय b, ये अपॉन नहीं है, ये अलग साइन है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है b डिवाइड्स a या a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय b। यदि a b से पूरी तरह कट ही जाएगा तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और यदि नहीं ऐसा होगा तो रिमाइंडर 0 से बड़ा आएगा और रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा लेस होता है, ओके। इस चीज को हम यहाँ रफ वर्क में मैंने लिखा है, इसको समझेंगे। तो पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने 5 से 37 में डिवाइड किया, 5 7 जा 35, ओके। फिर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ डिवाइजर कौन था, 5, b इज डिवाइजर, तो मैंने 5 को b लिख दिया। यहाँ पे 37 क्या है हमारा, डिविडेंड, तो उसको मैंने a लिख दिया। 7 क्या है, कोसेंट, जितनी टाइम्स लगाया हमने, कोसेंट को मैंने q लिख दिया। और जो बच गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यहाँ पे 2 है, उसको हमने रिमाइंडर कहा r। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको डिनोट कर दिया a b q r। तो हमारा फॉर्मूला था a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो a क्या है, 37 इक्वल टू 5 इंटू 7 प्लस 2। क्या 7 5 35 प्लस 2 37 नहीं आ जाते हैं। तो यही बिल्कुल यूक्लिड डिवीजन लेमा मीन्स हमारा डिवीजन मेथड को रीस्टेट किया है
यूक्लिड ने और उसे नाम दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कुछ भी नहीं है, बस यहाँ थोड़ा सा समझना है। ओके, वो मैं भी समझाऊंगा। फिर यहाँ देखिए एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन होता है कि a b इंटू क्यू प्लस आर, मैंने डिवाइजर को किसी नंबर से गुना कर दिया फिर उसमें कुछ और जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है जब भी आएगा डिवाइजर से बड़ा ही आएगा। ओके, यानी कि डिविडेंड जब भी आएगा डिवाइजर से बड़ा होगा, बट ये बिल्कुल कॉमन मिसकॉन्सेप्शन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। मैं समझाता हूं, समझिए 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने 3 ऐड कर दिया, हमें क्या मिला 4 2 8 प्लस 3 11। तो यहां पे ये हमारा आया डिविडेंड, ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा कोसेंट और ये है हमारा रिमाइंडर। तो आप कह रहे हैं कि सर डिविडेंड तो बड़ा ही है डिवाइजर से, लेकिन क्या हो यदि मैं यहां कोसेंट की जगह 0 लिख दूं, 4 इंटू 0 प्लस 3, इट विल गिव्स 3। अब बताइए डिवाइजर बड़ा है या डिविडेंड? तो बिल्कुल ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल दे माइंड से कि डिविडेंड ही हमेशा बड़ा होगा। डिवाइजर भी बड़ा हो सकता है डिविडेंड से, बट रिमाइंडर के लिए तो ये फिक्स है कि रिमाइंडर जब भी होगा डिवाइजर से कम होगा, रिमाइंडर जब भी होगा डिवाइजर से कम होगा। बाकी डिविडेंड बड़ा हो चाहे डिवाइजर बड़ा हो, इसके लिए हम कह नहीं सकते। यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइजर को बड़ा लिया है और डिविडेंड को ही छोटा लिया है, तो 37 से तो 5 छोटा है, तो ओनली 0 टाइम्स ही हम लगा सकते हैं। तो हमने 0 टाइम्स लगाया, तो 37 इंटू 0 0, 5 में से मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ गया 5। यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा है, 5 इज लेस देन 37। ओके, और इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में, तो मैंने लिखा है यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सो 5 इक्वल टू 37 इंटू 0 प्लस 5, इसको मैंने लिख दिया इस फॉर्म में। ओके, तो डिवाइजर बड़ा हो चाहे डिविडेंड बड़ा हो, हमें बस इतना याद रखना है कि जो रिमाइंडर होगा या तो 0 होगा या 0 नहीं है तो 0 से ग्रेटर होगा, बट डिवाइजर से ऑलवेज लेस होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, डिवाइजर से ऑलवेज लेस होगा। तो मैं लास्ट एग्जांपल समझा देता हूं, बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैंने 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 2 6, रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। फिर मैंने एक वैल्यू और बढ़ा दी, तो 3 से 7 को जब डिवाइड किया मैंने 3 2 6, रिमाइंडर आया 1। फिर मैंने 7 की जगह 8 लिखा, 3 2 6 अगेन, रिमाइंडर आया 2। फिर मैंने 8 को बढ़ा के 9 किया, 3 2 6, रिमाइंडर आया 3। अरे ये तो इक्वल आ गया, रिमाइंडर तो डिवाइजर के इक्वल आ गया, पर क्या ये सही है डिवीजन? आप कहेंगे सर क्या आपने गलत कर दिया, 3 3 9 भी तो हो सकता था। तो बिल्कुल सही है, आप 3 3 9 ही हम करेंगे। मीन्स जैसे ही डिवाइजर रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगा, मीन्स या रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल होगा, तो हम एक एक्स्ट्रा टाइम्स लगा सकते हैं। मैंने यहां लगा दिया है 3 3 9, रिमाइंडर फिर से क्या आ गया 0। मीन्स कि जैसे ही रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल हो जाए तो हम एक एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे और फिर से हमारा रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होगा। मीन्स हमारा रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ग्रेटर या इक्वल नहीं हो सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए पहले एल्गोरिथम को समझना होगा। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. Definition बस सिंपल सा है, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे हमें चाय बनाना है तो पहले पैन चढ़ाते हैं गैस पर, गैस ऑन करते हैं, उसके बाद चाय पत्ती और चीनी को गर्म कर देते हैं, है ना, या फिर दूध को पहले गर्म करते हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर पहले तो दूध गर्म करते हैं फिर उसमें चीनी चाय पत्ती डालते हैं। तो बिल्कुल वही स्टेप्स जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चाय बनाने के लिए पहले हमने पैन को रखा, गैस ऑन किया, फिर दूध को खौलाया, फिर उसमें चीनी चाय पत्ती डाली, तो कुछ स्टेप्स फॉलो किया और हमारा चाय बन जाएगा।
तो उसी तरीके से हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक सिंपल सा कुछ स्टेप है, जिस एक तरह से आप इसको कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन। ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या है एप्लीकेशन। इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को स्टेप बाय स्टेप यूज करके हम दो नंबर्स का HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इट इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b such that a greater than b। मैंने लेमा वाले वीडियो में बताया था कि a या b दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है, चाहे डिवाइजर भी बड़ा हो सकता है चाहे डिविडेंड भी। बट जब हम HCF कैलकुलेट करेंगे, मींस जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, तो हमेशा डिवाइजर छोटा होगा और डिविडेंड बड़ा होगा। हमेशा हम छोटे से बड़े वाले में डिवाइड करेंगे। ओके, कंफ्यूज मत होइए। ओके, तो हम जान रहे हैं a बड़ा है, उसमें जब हमने b से डिवाइड किया तो मान लेते हैं कोसेंट q आया और रिमाइंडर r है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। रिमाइंडर यदि पूरी तरह डिवाइड हो गया, यदि a b से पूरी तरह डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और यदि नहीं है तो 0 से बड़ा आएगा, या फिर डिवाइजर से तो लेस ही रहेगा। ओके, तो यदि पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यदि b ने a को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0। मींस HCF हमारा क्या हो जाएगा b, जो डिवाइजर है। याद रहे, जिस डिवाइजर से हमें रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा HCF होगा। ऑलवेज, इन एनी केस, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाए वही हमारा HCF होगा। ओके, चलिए मान लेते हैं कि रिमाइंडर यदि 0 नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम इस बार b और r के साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब देखिए b हमारा क्या था डिवाइजर और r क्या था रिमाइंडर, तो जाहिर सी बात है कि r हमेशा b से छोटा होगा। और हम बता रहे हैं कि जब HCF निकालते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब HCF कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा छोटे से बड़े में डिवाइड करते हैं। मींस फिर r से हम किस में डिवाइड कर देंगे b में। यदि 0 आया रिमाइंडर देन ओके, नहीं तो फिर अगला b और r जो होगा उसको फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट करेंगे। जब हम एग्जांपल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल r बिकम्स 0। इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम डिवाइजर को देखेंगे कि आखिर किस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आया था, और वही डिवाइजर हमारा क्या होगा HCF। यहाँ पे मैंने कुछ नोट में भी लिखा है, इसको लास्ट में समझेंगे, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। तो HCF ऑफ 8 एंड 16, इसमें आपको बड़ा कौन सा है 16 और छोटा कौन सा है 8। तो यहाँ पे हमारा a हो गया 16 और b हो गया 8। तो हमने बड़े वाले में छोटे से, HCF जब कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा बड़े में छोटे से डिवाइड करते हैं। मैंने किया 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये तो फर्स्ट बार में ही कट गया, मींस हमारा फर्स्ट बार में रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइजर कौन था यहाँ 8, वही हमारा क्या हो गया HCF। इसको मैंने लेमा के फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है और ये लेमा के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। सो 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0 मैंने लिख दिया है। रिमाइंडर जब 0 है तो हमारा a 16 है और b कितना है 8, तो ये b हमारा हो जाएगा डिवाइजर, हमारा हो जाएगा HCF। सेकेंड केस में मैंने थोड़ा लेंथी लिया है। ओके, तो फिर हमें 45 और 117 की HCF कैलकुलेट करनी है। तो छोटा इसमें से 45 है, मींस कि ये b है, और 117 बड़ा है, मींस कि ये a है। तो हमने 45 से 117 को डिवाइड किया, जब 2 टाइम्स लगाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 27। अभी रिमाइंडर तो 0 नहीं है, तो अब देखिए ये जो रिमाइंडर है, ओके, ये छोटा और ये डिवाइजर, मैंने बोला था कि फिर b और r के साथ प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे b क्या था 45 और r क्या आया 27। तो 27 और 45 का फिर से हम इसको इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो मैंने 27 छोटा है तो 45 में डिवाइड कर दिया, फिर 1 टाइम्स आया, फिर आया 18, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, फिर इसके लिए b a हो गया और ये r हो गया। तो छोटा कौन है 18 से फिर मैंने 27 में डिवाइड किया 1 टाइम्स। ओके, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर ये b है और ये r है, तो फिर मैंने r से b में डिवाइड किया, तो 2 टाइम्स 18, इस बार रिमाइंडर क्या आ गया 0।
जब रिमाइंडर 0 आया तो हमारा डिवाइजर क्या था 9, मीन्स 9 ही हमारा HCF है। इसको मैंने लेमा के फॉर्म में लिख दिया है और सारे स्टेप्स मिलकर बन गए एल्गोरिथम। फाइनली हमें HCF आ गया है 9। देखिए समझते हैं। A equal to B into Q plus R. So 117 equal to 45 into 2 plus 27. Okay. Here उसके बाद यहाँ पे ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो 45 equal to 27 into 1 plus 18 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे ये A है, ये B है, ये Q है, ये R है। 27 equal to 18 into 1 plus 18, sorry 18 into 1 plus 9। फिर 18 equal to 9 into 2, ओके, प्लस 0। तो मैंने देखा कि रिमाइंडर जब 0 है तो डिवाइजर क्या है 9, मीन्स यही हमारा HCF है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी है। इफ A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस R, ये हम जानते हैं A बड़ा होगा BQ प्लस R। इस केस में जब हम HCF करेंगे तो A हमेशा बड़ा होगा। देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ A and B इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ B and R। जो A और B का कॉमन डिवाइजर होगा वही B और R का भी कॉमन डिवाइजर होगा। A और B मतलब A है हमारा डिविडेंड, B है डिवाइजर, B है डिवाइजर और R है रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड और डिवाइजर का कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा डिवाइजर और रिमाइंडर का भी कॉमन फैक्टर होगा। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 2 को मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ पे हमारा डिविडेंड 117, डिवाइजर 45, 117 और 45, उसका HCF कितना है 9। फिर देखिए इस केस में हमारा डिवाइजर 45 और रिमाइंडर कितना 27, डिवाइजर 45 रिमाइंडर 27, इसका भी HCF तो 9 ही है। फिर यहां पे देखते हैं, यहां पे डिविडेंड 45, डिवाइजर 27, इसका HCF 9 और डिवाइजर 27, रिमाइंडर 18, इन दोनों का भी HCF क्या आता है 9। फिर लास्ट में डिविडेंड 27, डिवाइजर 18, इन दोनों का HCF क्या है डिविडेंड 27, डिवाइजर 18, इसका भी HCF है 9। और यहाँ पे डिवाइजर 18 और रिमाइंडर 9, इन दोनों का भी HCF क्या है 9। तो हम समझ सकते हैं कि जो डिविडेंड और डिवाइजर का HCF होता है या कोई भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, HCF ही नहीं, मैंने HCF सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है। जो डिविडेंड और डिवाइजर का कॉमन फैक्टर होगा वही डिवाइजर और रिमाइंडर का भी कॉमन फैक्टर ऑलवेज होगा। ओके, तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझ लिया और अच्छे से जब हम समझेंगे जब हम क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर इन ए कंडीशन टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ NCERT एंड अदर राइटर्स, सो we will see solutions in next video. Okay, thank you.